हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सबिता कुमारी, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, दिल्ली एनसीआर। आज का प्रीवियस जो टॉपिक है वो है सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। जैसा कि हमने पहले की 2 वीडियो में बताई हैं कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का हमने इंट्रोडक्शन दिया और एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कहाँ कहाँ होते हैं, उन नॉर्मल यूट्राइन कैविटी के अलावा किस किस लोकेशंस पे हो सकते हैं वो हमने बताया। और किस तरह से एक्टॉपिक प्रेगनेंसी की डायग्नोसिस होती है पेशेंट के क्लिनिकल फीचर से, उसके एग्जामिनेशन से, फिर उसके बाद ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है उसको डायग्नोज करने के लिए, प्लस एक ब्लड टेस्ट कराते हैं बीटा एससीजी, ठीक है, जो कि बताता है कि उसका टीवीएस अल्ट्रासाउंड के साथ कोरिलेट करते करके कि ये एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है। और इन एक पेशेंट के क्लिनिकल फीचर्स जो कि एबनॉर्मल पैटर्न ऑफ ब्लीडिंग, बहुत सीवियर पेन एब्डोमेन हो सकता है, वाइटल्स उनके यानी पल्स बीपी गड़बड़ हो सकते हैं। और क्लिनिशियन के पार्ट पे, हमारे पार्ट पे यानी गायनेकोलॉजिस्ट के पार्ट पे क्या होता है कि हमारा एक्टॉपिक सस्पिशियस माइंड होता है जब भी कोई भी न्यू प्रेगनेंसी होती है, इवन इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी होती है और अर्ली में कि मैडम हमारा इतना दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन ओवरड्यू हो गया है, हमने टेस्ट किया है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, वो पॉजिटिव है, तो हमारा दिमाग गायनेकोलॉजिस्ट का तुरंत अलर्ट हो जाता है कि एक अल्ट्रासाउंड करा कर देखते हैं कि प्रेगनेंसी का लोकेशन कहाँ पे है। जेस्टेशनल सैक का लिखते भी हैं, अर्ली प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड टू सी द लोकेशन ऑफ जेस्टेशनल सैक एंड कार्डियक एक्टिविटी, डिपेंड करता है कि कितने दिन का ओवरड्यू है, ठीक है। ये पर्पस यही होता है कि फटाफट हम रूल आउट कर ले कि एक्टॉपिक तो नहीं है, और एक्टॉपिक अगर है तो वी should diagnose it at earliest possible time so that we can protect the lady from surgical management, यानी उनको ऑपरेशन से हम बचा सकते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करके, या फिर जस्ट एक इंजेक्शन होता है मिथोट्रिक्सेट इंजेक्शन, वो हमने पहले की वीडियो में बताया हुआ है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का कब सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाए। ऑब्वियस सी बात है कि मेडिकल ट्रीटमेंट पहले ट्राई करते हैं हम, और किन किन सिचुएशंस में हम उनको बोलेंगे कि नहीं अब सर्जरी ही उपाय है, हम इसमें और कुछ नहीं कर सकते हैं, इमिडिएटली आपको सर्जरी के लिए लेना पड़ेगा। तो वही 4 पार्ट हमारा आता है कि पेशेंट का क्लिनिकल फीचर्स कैसा है, उसको एग्जामिनेशन में हमने जनरल एग्जामिनेशन एंड लोकल एग्जामिनेशन में हमने क्या पाया, उसके आधार पे हमने अल्ट्रासाउंड, टीवीएस अल्ट्रासाउंड हमने गाइड किया पेशेंट के लिए, अर्जेंट टीवीएस अल्ट्रासाउंड, उसके बाद बीटा एससीजी टेस्ट, वो ब्लड टेस्ट के साथ बीटा एससीजी एंड और उससे रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं जो कि सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होता है, ठीक है। तो पेशेंट अगर हमारे पास आती है, पेल लुकिंग है, सीवियर पेन बता रही है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ एमिनोरिया, यानी कुछ दिन पीरियड नहीं आया, उसके बाद उसने बताया कि हमारा ये ओवरड्यू होके आया है, और उसके बाद बहुत ज़्यादा पेन है, पेट पे हाथ रखते ही उसको बहुत वो गार्ड कर ले रही है, खींच ले रही है, छूने नहीं दे रही है, ठीक है। और पल्स बीपी देख रहे हैं तो उसका पल्स रेट बहुत फास्ट है, 100 के ऊपर है, बीपी लो हो रहा है, उसका डायस्टोलिक नीचे का बीपी है, 50 से नीचे आ रहा है, तो तुरंत हमारे दिमाग में आता है कि ये बेबी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है। इवन पेशेंट के पास टीवीएस नहीं भी होता है तो इन सिम्टम्स के पास आती है कि सीवियर पेन एब्डोमेन, पेल दिख रही है, उसके पल्स बीपी सब गड़बड़ हो रहे हैं और ब्लीडिंग एबनॉर्मल सी हो रही है, तो हम तुरंत बोलते हैं कि अर्जेंट टीवीएस कराना है और बीटा एससीजी। ये वैल्यू देख लिया कि हाँ बीटा एससीजी तो बहुत बढ़ा हुआ है, प्रेगनेंसी के रेंज में है, और टीवीएस बता रहा है कि एबनॉर्मल लोकेशन पे है, मे बी आपको स्कार एक्टॉपिक हो सकता है, सर्वाइकल हो सकता है, मोस्टली जो होता है ट्यूब के तीसरे पोर्शन में ज़्यादा होता है, और इंटरस्टिशियल हो सकता है, ओवरी के ऊपर हो सकता है,
90% जो होता है ट्यूब के तीसरे वाले भाग में होता है, ठीक है। तो वैसे तुरंत हम लोग तो हमारे दिमाग में आता है कि ये वो ट्यूब वाला जो पोर्शन है विथ द साइज ऑफ ग्रोइंग, क्योंकि ट्यूब का जो मसल होता है वो बहुत पतला होता है और एक सर्टेन स्टेज तक वो उसमें बेबी का सैक जो है, जिसको जेस्टेशनल सैक कहते हैं, वो ग्रो करते करते फिर क्या होता है, ट्यूब रप्चर हो जाती है, क्योंकि इसका तो मसल बहुत थिन है। तो वो ज़्यादा डिस्टेंस वो बहुत उसकी डिस्टेंसिबिलिटी उतनी नहीं रहती है, तो रप्चर हो गया और वो सारा ब्लड पेरिटोनियल कैविटी में लीक कर रहा है। तो मरीज का बीपी पल्स गड़बड़ हो रहा है, पेट छूने नहीं दे रही है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि ब्लड कलेक्ट हो रहा है, पेरिटोनियम को इरिटेट कर रहा है। सर्जरी के लिए हम लेते हैं। अब सर्जिकल मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या क्या सर्जरी हम कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि किस मेथड से कर रहे हैं। अभी हमारा जो गोल्ड स्टैंडर्ड कह सकते हैं, laparoscopic method of ectopic pregnancy for the surgical management is actually gold standard. इसका बेनिफिट ये है कि एक तो लैप्रोटॉमी से के कंपैरिजन में शॉर्टर एनेस्थीसिया की ज़रूरत होती है, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी, शॉर्टर स्टे ड्यूरिंग इन हॉस्पिटल, लेस पेन होता है, पेशेंट की अर्ली रिकवरी होती है, अर्ली एम्बुलेशन हम लोग पेशेंट का स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बहुत मायनों में लैप्रोटॉमी यानी ओपन सर्जरी, जिसमें बड़ा सा कट देते हैं कुछ इंचेस का, उसकी कंपैरिजन में लैप्रोस्कोपी बहुत बेटर है। जो हमने जिस पॉइंट पे बताया आपको, तो लैप्रोस्कोपी जब हम लैप्रोस्कोप डालते हैं, इसमें क्या करते हैं कि पेट में हम लोग मैक्सिमम एक 10 mm का यानी 1 सेंटीमीटर कह लें का स्कार होता है, बाकी आधी सेंटीमीटर का दो तीन जगह पे इस स्कार बनते हैं। और उसको हम लोग एक ट्यूबुलर लैप्रोस्कोप होता है, वो डालकर उसके पहले गैस डालकर हम लोग उसको एक रूम बनाते हैं एब्डोमिनल कैविटी में, तो इससे प्रॉपरली विजुअलाइज हो जाता है। देन स्कोप डालते हैं कि कहाँ पे ट्यूबल किस साइड का रप्चर है, कितनी ब्लीडिंग है, तो इमिडिएटली फिर ब्लड सक आउट करके देन हम लोग सैक जहाँ रप्चर हुआ उस ट्यूबल पोर्शन का हम लोग सर्जरी करते हैं। अब सर्जरी में है कि जो ट्यूब डैमेज हुई है उसको छोड़ना है या फिर निकालना है। अगर मान लो कि पहले उनका एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री रह चुकी है, ठीक है, और एक ट्यूब ऑलरेडी निकला हुआ है, क्योंकि रिकरेंट एक्टोपिक के भी चांसेस होते हैं, यानी एक एक्टोपिक हुई है तो कुछ परसेंटेज में चांसेस होते हैं कि फिर से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए। तो अगर पहले सर्जरी हो चुकी है एक साइड की, या एक ट्यूब किसी कारणवश इन्फेक्शन की वजह से या पहले एब्डोमेन में कोई और सर्जरी की वजह से एक साइड का ट्यूब बिल्कुल डैमेज है, यानी अपोजिट साइड का ट्यूब बिल्कुल डैमेज है, तो वैसी स्थिति में हम लोग कोशिश करते हैं कि जो जेस्टेशनल सैक है, प्रोडक्ट है, प्रेगनेंसी का जो टिश्यू है, उस टिश्यू को सक आउट करके हम लोग सारा ब्लड को सक आउट करके निकाल देते हैं और ट्यूब को उस पोर्शन को ओपन छोड़ देते हैं। वो बाद में ऑटो हीलिंग हो जाती है, इसको साल्पिंगोटॉमी कहते हैं, ठीक है। एक होता है कि अगर मान लो कि दूसरे साइड का ट्यूब बिल्कुल हेल्दी है, पहले की कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री नहीं है, कोई इन्फेक्शन की हिस्ट्री नहीं है, कोई उस साइड इंजरी की हिस्ट्री नहीं है, तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, एक साइड का ट्यूब निकाल देते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर ओवरी में है, ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी होती है, तो ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी बात हुई है सर्जिकल मैनेजमेंट की, तो उस पर हम डिस्कस कर देते हैं। तो वो क्या होता है कि उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम ओवेरियन टिश्यू को हम प्रोटेक्ट करें और जो जेस्टेशनल सैक है उसको सक आउट करके निकाल लें। अगर बिल्कुल ही इस तरह से बैडली वो एडहेरेंट है टिश्यू के अंदर, ओवेरियन टिश्यू के अंदर, तो वेज रिसेक्शन करते हैं, यानी ओवरी का मैक्सिमम हेल्दी पार्ट छोड़ देते हैं और कुछ पार्ट ओवरी का निकाल देते हैं, और ब्लीडिंग पॉइंट्स जो होती है उनको कॉटरी से यानी कि करेंट के द्वारा उनको जला दिया जाता है, ब्लीडिंग पॉइंट्स को, ठीक है, कॉटराइजेशन कहते हैं, तो वो कर दिया जाता है। और इस तरह से ओवरी का फ्यूचर, उनका जो फर्टिलिटी पर्सपेक्ट्स है उस पर भी मैं डिस्कशन करूँगी।
तो कि इस इन सर्जरी के बाद क्या, या मेडिसिन्स के बाद, या एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट के बाद क्या फर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट होता है, ये एक अलग टॉपिक पे डिस्कस करूँगी। तो उस पोर्शन को फिर वेज रिसेक्शन करके ओवरी का निकाल दिया जाता है। अगर सर्वाइकल है तो सर्वाइकल प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट कहते हैं कि अगर मेडिसिन से हो सके तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। उसी तरह से स्कार एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का भी मीथोट्रेक्सेट इंजेक्शन से लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं अनटिल अनलेस की कंडीशन हीमोडायनेमिकली पेशेंट का कंडीशन अनस्टेबल ना हो, यानी वाइटल्स उनका, पल्स रेट, बीपी, सब कुछ उनके सब कुछ विद इन नॉर्मल लिमिट हो, तो उसमें हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट कर देते हैं। उसी तरह से इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी जो होती है, ट्यूब के ऐसे पोर्शन में प्रेगनेंसी जो कि बच्चेदानी के मसल्स वाले लेयर्स के अंदर ट्रैवर्स कर रहा है, तो वह उसमें भी मेडिकल मैनेजमेंट किया जाता है। तो आज हमने जान लिया कि हम 2 तरीके से सर्जिकल मैनेजमेंट अप्रोच कर सकते हैं। एक तो ट्यूब कब हमें छोड़ना है, जो जिस ट्यूब में एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हुई है, तो कब ट्यूब को छोड़ सकते हैं, जब हमारा दूसरा कॉन्ट्रालैटरल ट्यूब बैडली डैमेज है या किसी वजह से रिमूव हो चुका है, तो हमें छोड़ना है, तो साल्पिंगोटॉमी करना है। और अगर दूसरे साइड का ट्यूब में पहले कोई इन्फेक्शन, सर्जरी या एक्टॉपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री नहीं है, वो ट्यूब बिल्कुल हेल्दी है, जो कि बाद में हम HSG से टेस्ट करते हैं, ठीक है। एक टेस्ट होता है जो कि बताता है ट्यूब पेटेंट है, ठीक है। तो ट्यूब पेटेंट हो तभी वो एक को पिक करता है और स्पर्म नीचे से यूट्रस को क्रॉस करते हुए जाता है फैलोपियन ट्यूब में, और वहाँ पे दोनों की मीटिंग होती है, ठीक है। फिर वो फर्टिलाइजेशन होता है। और तो वैसी स्थिति में जब ट्यूब कॉन्ट्रालैटरल यानी दूसरे साइड का ट्यूब बिल्कुल नॉर्मल है, हेल्दी है, तो वैसी स्थिति में ट्यूब को ही हटा दिया जाता है अगर वो बैडली डैमेज्ड है रप्चर की वजह से, ठीक है। तो ये 2 तरह का हमने जाना, और लैप्रोस्कोपी जाना। लैप्रोटॉमी जो ओपन मेथड से होता है, आजकल लोग नहीं करते हैं लैप्रोस्कोपी, लेकिन अगेन लैप्रोस्कोपी के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। मोस्टली गायनेकोलॉजिस्ट आर डूइंग इन सिटीज़, ठीक है। तो लैप्रोस्कोपी से हम सर्जिकल मैनेजमेंट किन परिस्थिति में करते हैं हमने ये जान लिया। आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि ये एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट मोडालिटी जो 3 तरह का था, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट मीन्स कि नो मेडिसिन्स, नो सर्जरी, सेकेंड मेडिसिन से, और थर्ड इज सर्जिकल, ठीक है। इनका फ्यूचर फर्टिलिटी पे क्या इफ़ेक्ट होता है, इसकी जानकारी अगले वीडियो में हम लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।